हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बॉटनी फाइट। हम पढ़ रहे हैं एमएससी फाइनल ईयर बॉटनी का पेपर प्लांट रिसोर्सेज एंड यूटिलाइजेशन की यूनिट 1 प्लांट बायोडाइवर्सिटी, जिसकी ऑलरेडी क्लास 1 हो चुकी है, जिसमें हमने टॉपिक्स कवर करे थे कंसेप्ट ऑफ प्लांट बायोडाइवर्सिटी एंड स्टेटस ऑफ प्लांट बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया। इस हमारी क्लास 2 में हम कवर करेंगे टॉपिक यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट बायोडाइवर्सिटी। तो यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट बायोडाइवर्सिटी हमें ये बताती है कि ह्यूमन सर्वाइवल और इकोसिस्टम स्टेबिलिटी के लिए प्लांट की बायोडाइवर्सिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी कि अलग अलग तरीके के प्लांट्स को हम अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं और सभी प्लांट्स की अपनी वैल्यू होती है। ठीक है, कुछ को हम फूड के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो कुछ को मेडिसिन के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो कुछ को इंडस्ट्रियल सर्विसेज के लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो हर एक प्लांट की अपनी अपनी वैल्यू है और उसको उसी तरीके से यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर हम इस टॉपिक में देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी एरियाज है जहाँ पर कि हम क्या करते हैं या किस किस टाइप से हम लोग प्लांट को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फूड एंड एग्रीकल्चर स्टेपल क्रॉप्स, यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट हम प्लांट को खाने के फॉर्म में यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी कि जो भी हमारे राइस, व्हीट, मेज, मिलेट जैसे जो स्टेपल क्रॉप्स है। स्टेपल क्रॉप्स का मतलब कि ऐसी क्रॉप्स जो कि बिल्कुल बेस है, एवरीडे डाइट का पार्ट है। ठीक है, तो और जो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी का बेसिस बनाती है, यानी कि ग्लोबल फूड सिक्योरिटी का मतलब कि इस अर्थ पर जितने भी लोग रह रहे हैं, ठीक है, उन सभी के पास में इजी एक्सेस होना चाहिए इन सब ग्रेन्स के लिए। क्यों? क्योंकि ये फाउंडेशन एकदम ये बहुत बेस है। ठीक है, ये तो ज़रूरी ही है, इंसान को खाना तो चाहिए ना सर्वाइव करने के लिए। इसीलिए क्योंकि ये इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ये इजीली सभी के द्वारा एक्सेस करी जानी चाहिए। ठीक है, फिर हम बात करेंगे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हमें एसेंशियल विटामिन्स एंड मिनरल्स देते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर कुछ फ्रूट्स और कुछ वेजिटेबल्स के से मिलने वाले विटामिन्स और मिनरल्स हम देखते हैं। जैसे सबसे पहले बनाना, जो कि एक फ्रूट है, इससे हमें जो विटामिन मिल रहा है वो है सी, और जो मिनरल मिल रहा है वो है पोटेशियम, विटामिन सी, जिसे हम साइंटिफिकली एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। सेकेंड इमेज है हमारे पास में ऑरेंज की, जो भी एक फ्रूट है। इससे जो हमें विटामिन मिल रहा है वो है B6 पेरिडॉक्सिन, और जो मिनरल मिल रहा है वो है मैग्नीशियम। थर्ड है हमारे पास में कैरेट, जो कि एक वेजिटेबल है और एक रूट क्रॉप है। इससे हमें मिल रहा है विटामिन ए, जिसे हम कहते हैं रेटिनॉल, और जो मिनरल हमें मिल रहा है वो है पोटेशियम। फोर्थ है हमारे पास में स्पिनच, यानी कि पालक, जो कि एक वेजिटेबल है, जिससे हमें विटामिन मिल रहा है के, जिसे हम साइंटिफिकली कहते हैं फाइलोक्विनोन, और जो मिनरल हमें मिल रहा है वो है आयरन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स की, यानी कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि हमें स्पाइसेस मसाले देते हैं। ठीक है, जो कि क्या करते हैं, हमारी फूड में फ्लेवर ऐड करते हैं। ठीक है, और उन्हें थोड़ा टेस्टी बनाते हैं, जैसे कि, और ये मेडिसिनल पर्पस में भी यूजफुल होते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम बात करेंगे टर्मरिक, जो कि हल्दी है। इसकी मेडिसिनल यूज क्या होती है कि इसके पास एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है, जिसकी वजह से ये इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करती है। हमारी सेल्स वगैरह में अगर इन्फ्लेमेशन है, अगर किसी तरीके से हमारी सेल्स में कोई माल फंक्शन आ गया है या उसमें कोई किसी तरीके की इन्फ्लेमेशन आ गई है, तो ये उसको रिड्यूस करने में हेल्प करती है। सेकेंड हमारे पास में जो स्पाइस है वो है ब्लैक पेपर, यानी कि काली मिर्च। काली मिर्च की मेडिसिनल यूज ये है कि ये हमारी डाइजेशन में हेल्प करती है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स की प्रोडक्शन को बढ़ा के। थर्ड है हमारे पास में कार्डमम, जो कि हरी इलायची है। इसका मेडिसिनल यूज ये है कि ब्लोटिंग से ये हमें राहत देती है। ब्लोटिंग का क्या मतलब होता है, कई बार आपने सुना होगा बड़े बुजुर्गों को कहते हुए कि मुझे गैस की प्रॉब्लम हो रही है ना, तो उन्हें हैवीनेस फील होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि उनमें गैस बन रही होती है, राइट। तो इसको दूर करने के लिए भी और हम जो है कार्डेमम का यूज करते हैं, और ये हमारी ब्रेथ को भी फ्रेशन करता है। ठीक है, चौथा जो हमारे पास में स्पाइस है वो है क्लोव, यानी कि लौंग जिसे हम कहते हैं, और ये बहुत ही कॉमन एक स्पाइस है जो कि टूथ एक के अंदर रिलीफ देती है। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा कि जनरली अगर दांत में दर्द हो जाता है तो ये प्रेफर करा जाता है कि आप लौंग का तेल जो है उस एरिया में लगा लो जहाँ पर आपको टूथ एक हो रहा है, उससे काफी रिलीफ मिलता है। ओके, तो
अब हम बात करेंगे ऑयल सीड्स की, यानी कि कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनकी सीड्स से ऑयल निकाल कर करके उनको यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे कि मस्टर्ड यानी कि सरसों, ग्राउंडनट यानी कि मूंगफली, कोकोनट यानी कि नारियल, ये सारे क्या करते हैं, एडिबल ऑयल्स प्रोवाइड करवाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मस्टर्ड ऑयल की, यानी कि जो हमारा सरसों का तेल है। अब इसके यूजेस देख लेते हैं। इसको ट्रेडिशनली एज अ नेचुरल डीकंजेस्टेंट के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। डीकंजेस्टेंट का मतलब क्या होता है, कई बारी जब हमें कोल्ड वगैरह हो जाता है, कफ वगैरह होता है, तो क्या होता है कि हमारी जो नेसल ट्रैक्ट है, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में म्यूकस इकट्ठा हो जाता है, या फिर जो हमारी लंग्स वगैरह हैं, ठीक है, वहाँ तक जाने वाले जो ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स हैं, ठीक है, उनमें क्या हो जाता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा म्यूकस रिलीज होने लग जाता है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, हम ब्रीथ करने में प्रॉब्लम आती है हमें, राइट, हम ब्रीथ नहीं कर पाते अच्छी तरीके से। तो स्टीमिंग वाटर में, यानी कि गर्म पानी में क्या डाला जाता है, मस्टर्ड ऑयल डाला जाता है, ताकि उस कंजेशन से हमें रिलीफ मिले। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो मस्टर्ड ऑयल है वो डीकंजेस्टेंट की तरह एक्ट करता है, ठीक है। फिर है ग्राउंडनट ऑयल। ग्राउंडनट ऑयल यानी कि जो मूंगफली का तेल होता है, उसमें नेचुरली ये एक नेचुरल ट्रांस फैट फ्री ऑयल होता है, ठीक है, जिसके अंदर हर्ट के लिए अ, ये हेल्दी होता है, क्योंकि इसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं, यानी कि ऐसे फैट्स जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल को नहीं बढ़ाते हैं, क्योंकि बैड कोलेस्ट्रॉल की वजह से हमारी जो ब्लड वेसल्स है ना, उनमें ब्लॉकेज आ जाती है। तो ग्राउंडनट ऑयल जो है ना, वो हमारी, क्योंकि बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, जिस वजह से क्या होता है, ब्लॉकेज जो है वो नहीं होती अगर हम डेली बेसिस पर ग्राउंडनट ऑयल का यूज़ करते हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कोकोनट ऑयल की, जो कि हमारा नारियल का तेल है। ये एक नेचुरल मॉइस्चराइजर की तरह यूज़ किया जाता है, और ये स्किन को हाइड्रेट और नरिश करके रखता है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो कि कोकोनट ऑयल को ड्राई स्कैल्प पर भी लगाया जाता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, नरिश करता है, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारे पास में सेसमे सीड। सेसमे सीड यानी कि तिल का तेल, ठीक है, यानी कि ये यहाँ पर सेसमे ऑयल की बात करी गई है, तिल के तेल की बात करी गई है, ठीक है। तो इसको आयुर्वेदिक ऑयल पुलिंग में यूज़ किया जाता है, जो कि हमारी ओरल हेल्थ को इम्प्रूव करता है, ठीक है, यानी कि इससे ऑयल पुलिंग करी जाती है, जो कि हमारी ओरल हेल्थ के लिए अच्छा रहता है। ओके, अब हम बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी इन फार्मिंग, यानी कि फार्मिंग जब हम क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, उसमें भी हमें डाइवर्सिटी या बहुत सारी वेरिड वैरायटीज चाहिए होती है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। वो इसलिए क्योंकि सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहे, इसलिए। जैसे कि अगर हम क्रॉप रोटेशन की बात करें, तो क्रॉप रोटेशन के अंदर अलग अलग क्रॉप्स को ग्रो करा जाता है सेम लैंड पर, सेम फील्ड पर, ताकि जो क्रॉप, जो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स है वो उसमें बने रहें, ठीक है, एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की उसमें कमी नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, ईयर वन में हमने उस लैंड पे लेज्यूम्स लगाए, ठीक है, लेज्यूम्स यानी कि पी या बीन्स, मटर या फली जैसे हमने लेज्यूमिनस प्लांट्स लगाए, ताकि वो, ताकि नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो सके सॉइल में। अब नाइट्रोजन का फिक्सेशन ये तो नहीं करते, लेकिन हमें ये पता है कि लेज्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज रहते हैं, जो कि इस नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, ठीक है। और जितना अपनी लाइफ साइकिल में वो पर्टिकुलर बीन या पी, मटर या फली का प्लांट यूटिलाइज करेगा, वो कर लेगा, उसके बाद में वो उस लैंड से हट जाता है या हटा दिया जाता है, ठीक है, उसकी लाइफ साइकिल खत्म हो जाती है। फिर ईयर टू में उसके हट जाने के बाद में हम उसी सेम लैंड पर ग्रो करेंगे व्हीट, मेज जैसे क्रॉप्स, ताकि जो नाइट्रोजन अब सॉइल में है, जो कि उन लेज्यूमिनस प्लांट्स ने यूज़ नहीं करी, बची हुई जो नाइट्रोजन है उसको ये क्रॉप्स यूटिलाइज कर ले, और फिर ये अच्छे से ग्रो करें, ठीक है। फिर ईयर थर्ड में हमने क्या करा, प्लांट रूट क्रॉप्स लगाए, जैसे कि स्वीट पोटैटोज, कैरट, टर्निप, ठीक है। पोटैटो जो है वो एक मॉडिफाइड स्टेम है, लेकिन जो स्वीट पोटैटो है ना, वो एक रूट क्रॉप है, ठीक है। तो हमने थर्ड ईयर में ये रूट क्रॉप्स लगाई, ताकि अगर इन केस सॉइल के अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरियाज, कुछ ऐसे पैथोजेंस है जो कि और डिजीज कॉज कर सकते हैं, तो उन्हें, उनकी लाइफ साइकिल को ब्रेक कर दिया जाए, ठीक है। क्योंकि जब हम इन्हें ग्रो करेंगे रूट क्रॉप्स को, तो ये रूट तक चली जाती हैं, और अगर कोई पैथोजन होगा तो वो इन्हें जब हम बाहर निकालेंगे, तो इनके साथ ही वो पैथोजन बाहर आ जाएगा, ठीक है। इस वजह से हम इन्हें ग्रो करते हैं।
ईयर 4 में हम लोग लीफी वेजिटेबल्स ग्रो करेंगे, जैसे कि यहाँ पर मैंने स्पिनच का एग्जांपल लिया है, पालक का, ताकि सॉइल हेल्थ बनी रहे। पालक क्या करती है, जैसे आपने पालक की क्रॉप को देखा होगा कि ये बहुत ज़्यादा फैली हुई रहती है ना, यानी कि सॉइल को ये इतनी आसपास में होती है कि सॉइल को अच्छे से होल्ड करके रखती है, जिस वजह से कोई चांस नहीं मिलता कि कोई वीड जो है वो वहाँ पर आकर करके अपनी ग्रोथ शो कर सके। ठीक है, इस वजह से वहाँ की सॉइल हेल्थ जो है वो मेंटेन रहती है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे मेडिसिनल एंड फार्मास्यूटिकल यूजेस। हम किस तरीके से प्लांट्स को मेडिसिन में यूज करते हैं। तो यहाँ लिखा है कि ओवर 25% ऑफ मॉडर्न मेडिसिन आर डेराइव फ्रॉम प्लांट्स, यानी कि जो आजकल की मेडिसिन है ना, उसमें 25% से भी ज़्यादा मेडिसिन का जो ओरिजिनल सोर्स है वो प्लांट ही है, क्योंकि प्लांट से ही हमें वो मेडिसिन मिलती हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे नीम की, जिसका जो बॉटनिकल नेम है वो है अजाडिरेक्टा इंडिका। ठीक है, ये एक एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है इसके अंदर, ये तो आप जानते ही हो। ठीक है, क्योंकि आप देखोगे एक बहुत ही कॉमन डिजीज है ना स्मॉल पॉक्स जो होती है, उसमें क्या होता है, उसके अंदर नीम के पानी से जो भी पेशेंट सफ़र कर रहा है उसको क्या कर उस वो क्या करता है, नीम के पानी से नहाता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, नीम के अंदर जो एंटीसेप्टिक एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है ना, वो उसकी ग्रोथ को कम करती है और धीरे धीरे एलिमिनेट कर देती है बॉडी से। ठीक है, सेकेंड हमारे पास में तुलसी है, जिसका बॉटनिकल नेम है ओसिमम सैंक्टम। तो तुलसी जो है वो भी रेस्पिरेटरी और इम्यूनिटी रिलेटेड एलिमेंट्स में यूज करी जाती है, जैसे कि काढ़ा वगैरह हम बनाते हैं ना, तो उसमें क्या करते हैं, नीम तुलसी दोनों का यूज किया जाता है। ठीक है, थर्ड है हमारे पास में सिंसोना। सिंसोना जो है ये क्विनीन एक तरीके के केमिकल का सोर्स है, जो कि क्या करती है, एक केमिकल है जो कि मलेरिया के ट्रीटमेंट में हेल्पफुल है। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल यूजेस की, यानी कि इंडस्ट्री में और कमर्शियल पर्पस से हम किस तरीके से प्लांट को यूज करते हैं। तो सबसे पहले इसमें टिम्बर एंड वुड प्रोडक्ट्स, यानी कि सालवुड, टीक वुड जिसे हम सागवान कहते हैं, और बैम्बू यानी कि जो बांस की लकड़ी होती है, उसको हम फर्नीचर में यूज करते हैं, फर्नीचर बनाने में यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि इमेज में आपको दिखाई दे रही है, ये तीनों तरीके की वुड है। सालवुड है सबसे पहले। ठीक है, यहाँ पर क्या आपको थोड़े थोड़े डार्क पैचेस दिखेंगे सालवुड के स्ट्रक्चर में। वहीं जो टीक वुड है उसमें ऐसे बीच बीच में कोई भी इस तरीके के पैचेस नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, वो इवन होगी हर जगह पर से। ठीक है, फिर है बैम्बू वुड, जो कि आपको पता ही है हॉलो होती है। ठीक है, और ये फ्लेक्सिबल होती है, फ्लेक्सिबिलिटी इसकी खास बात होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इन सभी की अपनी अपनी क्वालिटीज है। ठीक है, जैसे सालवुड साल है, इसको डोर्स और विंडो फ्रेम्स बनाने में यूज किया जाता है, क्योंकि ये स्ट्रेंथ के मामले में ज़्यादा है। ठीक है, सालवुड जो है स्ट्रेंथ इसकी अच्छी खासी है, इसलिए उसको इस तरीके से यूज़ किया जाता है डोर्स विंडोज़ बनाने में। अब सेकंड है टीक वुड। टीक वुड जिसको सागवान की लकड़ी कहते हैं, ये हाई क्वालिटी फर्नीचर बनाने में यूज़ करी जाती है, क्योंकि ये टर्माइट्स और वाटर के प्रति रेजिस्ट होती है। इसके पास में हाई रेजिस्टेंस होता है टर्माइट्स और वाटर के लिए, यानी कि टर्माइट्स यानी कि जो दीमक वगैरह होती है ना, वो सागवान की लकड़ी में नहीं लगती जल्दी से, इसीलिए प्रेफर करा जाता है इसको फर्नीचर के लिए। ठीक है, और वाटर से नुकसान आपको पता ही है, इम्बाइबेशन का प्रोसेस हो जाएगा, लकड़ी फूल जाएगी, खराब हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर टीक वुड में सागवान में ऐसा कोई भी खराब होने के चांसेस नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो स्ट्रांग होती है। ठीक है, इन सब के लिए वो रेजिस्टेंस होता है उसके अंदर टर्माइट्स और वाटर के लिए। थर्ड है हमारे पास में बैम्बू वुड, जिसको हम बांस की लकड़ी कहते हैं हिंदी में। तो ये जो बांस की लकड़ी होती है, ये बेसिकली डेकोरेशन में और फ्लोरिंग में काम में ली जाती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, तोड़ दो मोड़ दो उसको कुछ भी नहीं होता, तो ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है। फ्लेक्सिबिलिटी वाली चीज़ों के अंदर हम बैम्बू वाली वुड का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे टेक्सटाइल्स एंड फाइबर्स की। ठीक है, यानी कि जो हमारे कपड़े वगैरह, जो एवरीडे यूज़ की जो चीज़ें हैं ना नॉर्मली, वो सारी कॉटन, जूट, हेम्प से बनी हुई होती है। ठीक है, जैसे कॉटन इसमें बहुत कॉमन है, देखो कॉटन के क्लोथ्स होते हैं। ठीक है, सॉक्स, हैंडकरचीफ वगैरह होते हैं, वो भी कॉटन से बने होते हैं। ठीक है, बेड शीट्स, पिलो केस, ये सारी कॉटन से बने होते हैं। ठीक है, और किसी से बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम पर्टिकुलर कॉटन की बात कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि कॉटन से क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में जूट। जूट जो है वो भी एक तरीके का नेचुरल फाइबर है, जिससे फ्लोर मैट्स, रोप्स वगैरह बनते हैं। ठीक है, बोरियां वगैरह जो होती हैं, बास्केट्स, बैग्स, ये सारी चीज़ें जूट से बनती हैं। तीसरा है हमारे पास में हेम्प, ये भी एक तरीके का फाइबर होता है। ठीक है, जिसकी क्रॉप है ना जूट की तरह ही होती है। ठीक है,
और ये हेम्पक्रीट कार्बन नेगेटिव कंक्रीट, इसकी खास बात ये होती है कि इससे ना कंक्रीट, एक हेम्पक्रीट भी बनता है, इसका कंक्रीट भी बनता है, ठीक है। इसका जो कोई यानी जो हेम्प है उसका हेम्पक्रीट कार्बन नेगेटिव कंक्रीट बनता है। इसका मतलब क्या होता है, जनरली हमारे जो कंक्रीट होते हैं ना, जैसे घर वगैरह हम लोग बनाते हैं, वो कार्बन एमिट करते हैं, ठीक है, उनमें कार्बन एमिशन ज़्यादा होता है जो पोल्यूशन कॉज करता है। लेकिन हेम्प वाला जो हेम्पक्रीट है, ठीक है, हेम्प से बना कंक्रीट जो होता है वो नेगेटिव कार्बन कंक्रीट होता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही कम या ना के बराबर कार्बन एमिट करता है, ठीक है। और साथ में इसको दोबारा से रीयूज भी किया जा सकता है एज ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। इसको क्रॉप्स में डाला भी जा सकता है दोबारा से, क्योंकि ये न्यूट्रिएंट में भी रिच होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री। हम सबको बचपन से पता है कि जो पेपर है वो पेड़ पौधों से बने होते हैं, पेड़ से बनते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमने यूकैलिप्टस एंड बैम्बू जो होते हैं ना, इनकी बात करिए, ये पेपर प्रोडक्शन में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन दोनों से निकलने वाले पेपर, इन दोनों के पल्प से जो पेपर बनाया जाता है उसकी क्वालिटी में फ़र्क होता है, ठीक है। सबसे पहले ये इमेज में देख पा रहे होंगे, बैम्बू का प्लांट है नीचे की तरफ, ये ग्रीन कलर का, ठीक है। क्योंकि बैम्बू का जो स्टेम होती है वो बहुत ही लंबी चौड़ी होती है, लंबी लंबी होती है, ठीक है। इस तरीके से आपको इमेज में दिख रहा है। इसके ऊपर जो मैं लीफ का स्ट्रक्चर दिखा रखा है वो यूकैलिप्टस की लीफ है। और असल में जब हम इसको एक ट्री की फॉर्म में देखते हैं तो यूकैलिप्टस का ट्री इस तरीके से इतना बड़ा सारा दिखाई देता है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि यूकैलिप्टस पल्प से बने पेपर और बैम्बू पल्प से बने पेपर में डिफरेंस क्या होता है। तो यूकैलिप्टस पल्प से बने पेपर के अंदर, क्योंकि इसके पल्प में शॉर्ट फाइबर्स होते हैं जिसकी वजह से स्मूथ और सॉफ्ट पेपर होते हैं ना, वो यूकैलिप्टस के पल्प से बने होते हैं। यानी कि स्मूथ सॉफ्ट पेपर अगर होगा तो वो यूकैलिप्टस के पल्प से बना है। इसमें हाई एब्जॉर्बेंसी होगी, ठीक है, जैसे कि टिश्यू पेपर और कार्डबोर्ड्स वगैरह हो गए हमारे, ठीक है, वो स्मूथ होते हैं, ठीक है। तो और इनमें क्या होता है, ये बहुत हाईली स्ट्रॉन्ग भी नहीं होते, इनमें कोई स्ट्रेंथ भी नहीं होती ज़्यादा, ठीक है। दूसरा हमारे पास में बैम्बू पल्प से बना जो पेपर है उसमें लॉन्ग फाइबर्स होते हैं। लॉन्ग फाइबर्स की वजह से उसके पास में हाई स्ट्रेंथ है, ठीक है। हाई स्ट्रेंथ है तो पैकेजिंग के लिए वो सूटेबल है, और उसके पास में लो एब्जॉर्बेंसी है, ठीक है। तो लॉन्ग फाइबर्स मतलब ज़्यादा स्ट्रेंथ, और शॉर्ट फाइबर्स मतलब कि स्मूथ और सॉफ्ट यानी कि कम स्ट्रेंथ, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑर्नामेंटल प्लांट्स की। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ इंटीरियर्स के लुक को एनहांस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उनका कोई ऐसा रोल नहीं होता, ठीक है। लुक एनहांस करते हैं, और कई बारी ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो लुक को तो एनहांस करते हैं, साथ में कुछ और भी बेनिफिट दे रहे होते हैं, ठीक है। तो वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले ऑर्नामेंटल प्लांट्स में हमारे पास में है मॉन्स्टेरा डेलिसियोसा, जिसे स्विस चीज प्लांट भी कहते हैं। ये अपने लार्ज ग्लॉसी लीव्स के लिए फेमस है। आप जैसा देख सकते हो इमेज के अंदर, इसके कितने बड़े बड़े लीव्स हैं ना, और बीच बीच में जो होल्स आपको नजर आ रहे होंगे वो भी इसमें नेचुरली प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये जाना जाता है अपने लार्ज ग्लॉसी लीव्स के लिए और नेचुरल होल्स के लिए। सेकेंड है हमारे पास में एरेका पाम, जिसे बटरफ्लाई पाम भी कहते हैं। ये अपने लश फेदरी पाम के लिए जाना जाता है, जो कि इंटीरियर्स की को ब्यूटी इंटीरियर्स में ब्यूटी ऐड करता है, ठीक है, इनका लुक एनहांस करता है इंटीरियर्स का। थर्ड है हमारे पास में स्नेक प्लांट, जो कि ना सिर्फ इंटीरियर को एक नया लुक देता है बल्कि ये यूजफुल भी होता है। वो कैसे होता है कि सबसे पहले तो इसको बहुत ही मिनिमम केयर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। दूसरी चीज़, ये एयर क्वालिटी इंप्रूव करता है। ये क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। लेकिन इसकी खास बात ये है कि ये रात को भी क्या करता है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ये हेल्पफुल भी है, साथ में ये इंटीरियर के लुक को भी एनहांस करता है। ये दोनों चीज़ों के अंदर एक्सपर्ट है, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट हम लोग बात करेंगे, प्लांट को हम बायो एनर्जी एंड बायोफ्यूल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है जट्रोफा, जिसे कहते हैं जट्रोफा कुर्कस, या कॉमनली इसे कहते हैं रतन जोत या जंगली अरंडी, ठीक है। तो ये जो जट्रोफा है वो एक ड्रॉट रेजिस्टेंट प्लांट होता है। यानी कि बहुत ही हैवी ड्राई कंडीशंस के अंदर जहाँ बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है वहाँ पर भी ये सर्वाइव करने के केपेबल होता है। और ये जो सीड्स प्रोड्यूस करता है ये वो नॉन एडिबल ऑयल सीड्स होती है। यानी ऑयल सीड्स तो है, ऑयल है उनके अंदर, ठीक है, लेकिन वो नॉन एडिबल है। हम उन्हें खाने की तरह यूज़ नहीं कर सकते, उन सीड्स के ऑयल को हम यूज़ नहीं कर सकते खाने के लिए, ठीक है। इसलिए
इनके ऑयल को बायोडीजल बनाने के लिए यूज़ में लिया जाता है, ठीक है। तो ये इंडिया, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर अल्टरनेटिव फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इसको डीजल की जगह पर ही यूज़ किया जाता है, पेट्रोल की जगह पे आप यूज़ नहीं कर सकते इसको, ठीक है। तो इसका प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले देख लेते हैं। ऑयल जो है उसको सीड से एक्सट्रैक्ट किया जाता है बाय मैकेनिकल प्रेसिंग, यानी प्रेस करके ऑयल को रिलीज एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है सीड में से। उसके बाद में इस एक्सट्रैक्टेड ऑयल को मेथनॉल या इथेनॉल के अंदर मिक्स करके KOH और NaOH जो कि कैटलिस्ट है उनके प्रेजेंस पे रिएक्शन करवाई जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास में मिथाइल एस्टर्स बनते हैं जो कि बायोडीजल होते हैं, ठीक है। और जिन्हें फिर डीजल इंजन्स में यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये थे हमारे यूटिलाइजेशन ऑफ द प्लांट बायोडाइवर्सिटी। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इससे रिलेटेड, इस यूनिट से रिलेटेड बाकी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।